साथियों, हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने 100 क्वेश्चन तक कल अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 101 है हमारे पास, निम्न में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो ए है, इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। डी है, विकास की दृष्टि से ये लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये विशेषता देवनागरी में नहीं है। ये थोड़ा कंसेप्टेबल क्वेश्चन है, नेट के एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। अगर ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि जो है ये भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है और इसका जो समय माना जाता है वो 5वीं शताब्दी का माना जाता है। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम उदाहरण हमें अशोक के अभिलेखों में भी देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं और लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि अगर बात करें खरोष्ठी की, तो ब्राह्मी लिपि से ही आपकी खरोष्ठी लिपि का भी विकास हुआ है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले विलियम जॉन्स जो थे उन्होंने स्पष्ट किया था और इसके जो थे वो मतलब इसे 3 भागों में विभक्त कर दिया था। एक था आपका ब्राह्मी लिपि का विकास जो मौर्य काल में हो गया था, और उसके बाद इसे ब्राह्मी लिपि को 2 भागों में बांट दिया था। एक थी आपकी उत्तरी ब्राह्मी और उसके बाद थी आपकी दक्षिणी ब्राह्मी, है ना। दक्षिणी ब्राह्मी में जैसे आपको पता है कि दक्षिणी ब्राह्मी से आपकी तेलुगु, कन्नड़ लिपि, है ना, ये जो लिपियां हैं इनका विकास हुआ था। और कन्नड़ की बात करें तो आपको पता है जो शिव आता है, हमारा शिव जो शब्द है वो कन्नड़ का ही है ना। और उत्तरी ब्राह्मी में आपके जैसे हम हैं उत्तरी ब्राह्मी के जैसे, है ना, कि नागरी लिपि का इसी से विकास हुआ, जिसके अंतर्गत कई लिपियां जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, राजस्थानी, कैंथी, है ना, इसी तरह से। अगर खरोष्ठी लिपि का समय देखें तो वैसे जो खरोष्ठी लिपि है आपकी, ये भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक, क्योंकि आपकी जो ब्राह्मी लिपि है इससे पहले खरोष्ठी लिपि का जन्म हो चुका था। जैसे खरोष्ठी लिपि का जो समय आता है वो 3वीं से 4वीं सदी के बीच में आता है, मतलब उस समय पर ये ज़्यादा प्रभावी थी, है ना। और इसी लिपि का प्रयोग भी अशोक के स्तंभ में देखा जा सकता है। पर मतलब इस लिपि का ज़्यादातर जो उपयोग होता था आपकी खरोष्ठी लिपि का, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही देखने को मिलता था, और जगह नहीं था, है ना। तो मतलब इससे ये था कि खरोष्ठी लिपि जो थी मतलब ब्राह्मी लिपि जो थी वो ज़्यादा विकसित हो गई थी और खरोष्ठी जिस कारण जो थी वो विलुप्त हो गई थी, है ना। अगर हम क्रम लगाने के लिए देखें तो सबसे पहले आपकी खरोष्ठी लिपि ही आती है 3री और 4वीं शताब्दी की, है ना। उसके बाद आपकी ब्राह्मी लिपि आती है 5वीं शताब्दी की। उसके बाद आपकी कुटिल लिपि आती है, ठीक है। कुटिल लिपि आपकी 6वीं शताब्दी की आती है। कुटिल लिपि को सिद्ध मात्रिक लिपि, न्यून कोण लिपि, है ना, इन नामों से भी जाना जाता है। इसका जो समय था कुटिल लिपि का वो 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच में रहा था। मतलब कुटिल, इसको न्यून कोण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो इस लिपि में जो अक्षरों के शीर्ष जो होते हैं वो कहीं पर टेढ़े मेढ़े और ठोस त्रिकोण जैसे होते हैं, इसलिए। उसके बाद आती है आपकी नागरी लिपि। 8वीं से 9वीं शताब्दी में जो थी आपकी नागरी लिपि आरंभ हो गई थी, और 10वीं से 12वीं सदी के बीच में नागरी लिपि उत्तर भारत के अधिकांश आधुनिक लिपियों का इसमें विकास हो गया था, है ना। और इसकी भी 2 शाखाएं पाई जाती हैं, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा, है ना। फिर आती है हमारी प्यारी देवनागरी लिपि, जो कि भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है। इसमें कई भाषाएं लिखी, जैसे आपके हिंदी, संस्कृत, मराठी, पाली, है ना, और नेपाली, गुजराती, भोजपुरी, है ना। और जो आपकी देवनागरी लिपि है इसका विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात नरेश जय भट्ट के शिलालेखों में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो किसी और दिन इसको लेके आएंगे। अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं लिपि से संबंधित जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो ज़रूर बताऊंगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 102। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। तो हमारे पास है भाषा परिवर्तनशील होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। भाषा पैतृक संपत्ति है, नहीं, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत है ना। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है ना, क्योंकि बच्चा सबसे पहले भाषा का ही अनुकरण करना शुरू करता है। हम अगर कहीं दूसरे, जैसे हम हिंदी बोलते हैं या कहीं और चले जाएं, अगर हमें कन्नड़, मलयालम कुछ भी सीखना पड़ेगा तो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। टकसाली भाषा कहते हैं, तो टकसाली जो होती है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 104। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन हमारा आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 105
क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा, अबहट भाषा से तात्पर्य है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रामीण अपभ्रंश से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो आपको पता है अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी में आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है ना, इसको हम ट्रिक से भी बोलते हैं पापा, ABC है ना। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो आपका ऑप्शन इसका जो है ए, पश्चिमी हिंदी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। हिंदी में परंपरागत कितने व्यंजन होते हैं? तो आपको पता है 33 होते हैं, जो परंपरा से ही चले आ रहे हैं हमारे पास, तो 33 होते हैं, ठीक है। 109 है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से लिखी या बोली जाती हैं? तो आपको पता है व्यंजन हमेशा ही दूसरी ध्वनियों की सहायता से ही बोले और लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? तो पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण जो हैं आपके ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है 111, त्र वर्ण किसके अंतर्गत आता है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आपका त्र आता है। 112 की तरफ चले, अनुनासिक के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जा सकता है? तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वो अनुनासिक ही होता है आपका, ठीक है। आगे चलिए 113 पे, कौन से वर्णों को ना तो स्वर माना जाता है और ना व्यंजन माना जाता है? तो आपका अंगूर और अंग आहा होता है ना, जो है ना, इनको विसर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, तो ना ये स्वर होते हैं ना ये व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 114 पे चलें तो व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। दंतोष्ठ जो है ये ब का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से कौन सा वर्ग लुंठित माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा, एक ये आपका व वर्ण का उच्चारण ह का पूछते हैं, व का पूछते हैं, और ये लुंठित है ना, फिर प्रकंपित बहुत पूछते हैं, है ना। तो जो आपका लुंठित है ये र है, प्रकंपित आपका ल आता है ना, तो इस बात को जरूर याद रखें, है ना। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं, जब लुंठित की बात आती है तो या तो ल सोचते हैं या तो रो सोचते हैं, है ना। पर मैं आपको बता दूँ इसमें एक ट्रिक है, जब लुंठित की बात आएगी तो ल को तो काट देंगे, तो र को वहाँ पे रख लेंगे हम, है ना। ऐसे हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 116 पर, ह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो ह का जो उच्चारण स्थान है वो है आपका कंठ। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक माना जाता है? इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत आपका, ऑप्शन ए ल जो है इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। 118 है, टिकना शब्द का भाववाचक होगा तो टिकाव होगा। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रोध। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक जो है हिमालय जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। 121 है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो ए जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़का है, लड़का सभी का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब पूरी जाति का, है ना। 122 की बात करें, सोना शब्द का भाववाचक होगा, सोना का जो भाववाचक होगा ये होगा शयन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 123 की बात करें, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य जो है ये आलसी है। दाल में थोड़ा सा नमक डाल दो, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। देखिए अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण है, थोड़ा हमें नहीं पता है, थोड़े में थोड़ा कितना है, मतलब कितना थोड़ा है ना, तो थोड़ा है पर कितना थोड़ा है ये नहीं पता है, तो अनिश्चित परिमाण वाचक है, ठीक है। 125 की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सच्चा जो है ये आपका विशेषण है। 126 की तरफ चले, निम्नांकित में विशेषण है तो आकर्षण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 127 है, मुझे 50 रुपये दीजिए, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो 50 आपको पता है संख्या में आता है, तो संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। 128 की तरफ चलते हैं, मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो आपका मानव शब्द से जो विशेषण बनेगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मानवीय। 129 है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो आपका जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नया, ठीक है। उसके बाद 130 पे चलते हैं कि शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहाव जो है इसकी रचना प्रत्यय से हुई है। तो आज हम 130 तक ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।